नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। खबरों में आज दिन भर क्या कुछ खास रहेगा, साथ ही इस वक्त कौन सी बड़ी खबर है वो आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 28वें कॉमनवेल्थ स्पीकर्स एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का करेंगे उद्घाटन। संसद के कामकाज में एआई के इस्तेमाल और सोशल मीडिया के असर पर होगी चर्चा। आईपैक छापे मामले में ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। ईडी का ममता बनर्जी पर कार्रवाई के दौरान बाधा डालने का आरोप। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निकायों के चुनाव के लिए मतदान शुरू। भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति और ठाकरे बंधुओं के गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला। अमेरिका ने रूस, ईरान समेत 75 देशों के नागरिकों को वीजा देने पर लगाया बैन। 21 जनवरी से लागू होगा आदेश। और इंडिया ओपन बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत, एचएस प्रणॉय और लक्ष्य सेन आज खेलेंगे प्री क्वार्टर फाइनल। मालविका बंसोड, त्रिषा गायत्री गोपीचंद की जोड़ी और अपने वर्ग में देगी चुनौती। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, आज से भारत की मेजबानी में राष्ट्रमंडल देशों के स्पीकर और पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को राष्ट्रमंडल देशों के स्पीकरों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन संसद भवन के परिसर में स्थित संविधान सदन में होगा। पीएम सम्मेलन में शामिल स्पीकरों और पीठासीन अधिकारियों को संबोधित भी करेंगे। सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। यहाँ पर जो चर्चा होगी, संवाद होगा, जो अपने विचारों को साझा करेंगे, निश्चित रूप से उससे लोकतांत्रिक संस्थाएं भी मजबूत होगी। लोकतांत्रिक संस्थाओं में जवाबदेही, पारदर्शिता आएगी और विशेष रूप से अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारी की निष्पक्षता, तटस्थता और जवाबदेही, उसकी भी चर्चा होगी। सम्मेलन में 61 स्पीकर और पीठासीन अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। इसमें 42 राष्ट्रमंडल देशों और विश्व के विभिन्न हिस्सों की 4 अर्ध स्वायत्त संसदों की भागीदारी होगी। संसद और नागरिक भागीदारी के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने की दिशा में ये सम्मेलन बेहद महत्वपूर्ण है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की मेजबानी ने इस 28वें सम्मेलन को और खास बना दिया है। भारत की संसद को, भारत को इसको मेजबानी करने का अवसर मिला है। कनाडा में जब CSPOCA का सम्मेलन था, उस समय ये प्रस्ताव आया कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में CSPOCA का सम्मेलन आयोजित किया जाए। भारत को इसकी अध्यक्षता मिली है। सशक्त संसदीय व्यवस्था लोकतंत्र की मजबूत इमारत का आधार है। राष्ट्रमंडल देशों के स्पीकरों और पीठासीन अधिकारियों के इस सम्मेलन में उसी बुनियाद को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं कोलकाता में आईपैक छापे के दौरान बाधा डालने के मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। ये याचिका प्रवर्तन निदेशालय ने लगाई है। याचिका में ईडी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और शीर्ष पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों में अधिकारियों को रोकने, सबूत छिपाने या नष्ट करने और धमकी देने जैसे गंभीर आरोप भी शामिल हैं। दरअसल 8 जनवरी को ईडी ने टीएमसी के आईटी हेड और पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म आईपैक डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर और ऑफिस पर छापा मारा था। इस दौरान ममता बनर्जी रेड के दौरान ऑफिस पहुंची और कुछ फाइलें अपने साथ ले गईं। जांच एजेंसी का आरोप है कि ममता ने रेड के दौरान रुकावट पैदा की, सबूतों से छेड़छाड़ की गई, अहम डॉक्यूमेंट छीने गए और ईडी अधिकारियों को धमकाया गया। ईडी की मांग है कि अवैध और जबरन ले गए जो सभी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैं, स्टोरेज, मीडिया और दस्तावेजों को जब्त कर सील किया जाए। वहीं एक दिन पहले कलकत्ता हाई कोर्ट में टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया गया। टीएमसी ने ईडी पर दस्तावेज जब्त करने का आरोप लगाया था। हालांकि ईडी ने ऑन रिकॉर्ड मना कर दिया।
और बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां 29 नगर निकायों के 2,869 सीटों के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य भर के करीब 3.48 करोड़ मतदाता आज 15,931 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे, जिसमें सबकी नजरें देश के सबसे अमीर नगर निकाय बीएमसी पर टिकी हुई है। बृहन मुंबई महानगर पालिका की 227 सीटों के लिए 1,700 प्रत्याशी मैदान में हैं, जहां बीजेपी, नीत महायुति और ठाकरे बंधुओं के बीच दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद है। तो वहीं शिवसेना के विभाजन के बाद ये पहला बीएमसी चुनाव है जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों के लिए साख का सवाल बना हुआ है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केवल मुंबई में ही 25,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। मतदान शाम 5:30 बजे तक चलेगा और इन चुनावों के नतीजे कल यानी 16 जनवरी को घोषित किए जाएंगे। और आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिवसीय पंजाब और राजस्थान के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति आज अमृतसर में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के 50वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल जालंधर में डॉक्टर BR अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 21वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी और कल ही जयपुर में 1008 कुंडीय हनुमान महायज्ञ में भी शामिल होंगी, जिसे रामानंद मिशन आयोजित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की। इसका मकसद था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाकर उसका समाधान निकालना। इस पहल की 50 बैठक हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3,300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द पूरा किया गया है। प्रगति की ये पहल कैसे कमाल कर रही है, इसी पर हम लगातार आपको सीरीज अपनी दिखा रहे हैं, जिसका नाम है प्रगति एट 50, विकास को गति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रगति पहल के तहत समयबद्ध निगरानी और तेज फैसलों से भुवनेश्वर डेलांग पुरी रेल लाइन का दोहरीकरण उसकी डेडलाइन नवकलेवर महोत्सव 2015 से पहले ही पूरा हो गया। इस परियोजना ने लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की और ओडिशा की रेल कनेक्टिविटी को नई मजबूती दी। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। ओडिशा में भुवनेश्वर डेलांग पुरी रेल लाइन का दोहरीकरण भारतीय रेलवे की एक महत्वपूर्ण और समयबद्ध परियोजना रही है। इस 70 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन की परिकल्पना जुलाई 2015 में आयोजित होने वाले नवकलेवर महोत्सव को ध्यान में रखते हुए मार्च 2012 में की गई थी। राज्य सरकार के अनुमान के अनुसार इस महोत्सव में लगभग 50 लाख श्रद्धालुओं के पुरी आने की संभावना थी, जिसके लिए मजबूत और सुरक्षित रेल कनेक्टिविटी अत्यंत आवश्यक थी। करीब 1,650 करोड़ रुपए की लागत वाली ये परियोजना खुर्दा और पुरी जिलों से होकर गुजरती है और पुरी जैसे प्रमुख धार्मिक व पर्यटन केंद्र को बेहतर रेल सेवा उपलब्ध कराती है। हालांकि समय सीमा बेहद चुनौतीपूर्ण थी। हर ट्रेन लेट चलते थे, हर ट्रेन रास्ता में रुक जाते थे, तो पुरी का पास आके भी पुरी से आप दूर हो जाते थे। तो ये जो डबल लाइन हुआ, उसके वजह से ट्रेन का गमन मतलब आना जाना स्मूथ हो गया। और भुवनेश्वर से डेलांग तक 40 किलोमीटर और डेलांग से सखी गोपाल तक 13 किलोमीटर का कार्य पूरा हो चुका था, लेकिन सखी गोपाल से पुरी तक का 17 किलोमीटर का अहम हिस्सा अभी शेष था। कम समय में सिविल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नलिंग और सुरक्षा से जुड़े सभी कार्यों को पूरा करना, साथ ही वैधानिक निरीक्षण और सुरक्षा जांच कराना एक बड़ी चुनौती थी। नयाकल्प समय में कोटि लोग यहाँ पर आदि में आके दर्शन किए थे जगन्नाथ जी को, और रेलवे का बहुत सहारा मिला था। दोहरीकरण रेलवे लाइन डबल लाइन हुआ था, तो दोहरीकरण हुआ था, इसीलिए लोग बहुत सुविधा मिला। इसमें मोदी जी का दूरदृष्टि है। अगर परियोजना में देरी होती तो नवकलेवर महोत्सव के दौरान यात्रियों की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन पर गंभीर असर पड़ सकता था। इसी को ध्यान में रखते हुए 24 जून 2015 को इस परियोजना की समीक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति प्लेटफॉर्म पर की गई।
प्रधानमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि नव कलेवर से पहले हर हाल में परियोजना पूरी की जाए। इसके बाद परियोजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। कार्य की गति तेज की गई और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया गया। इन प्रयासों का सकारात्मक परिणाम ये रहा कि 2 जुलाई 2015 को ये परियोजना पूरी तरह से चालू हो गई। नव कलेवर महोत्सव के दौरान इस डबल लाइन के माध्यम से 50 से 60 लाख श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही संभव हो सकी। ट्रेन क्षमता 2 से 3 गुना बढ़ी और 200 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई गईं। आज ये रेल लाइन न केवल बड़े धार्मिक आयोजनों बल्कि ओडिशा की कनेक्टिविटी, पर्यटन और आर्थिक विकास के लिए भी एक मजबूत आधार बन चुकी है। ये परियोजना प्रगति पहल के तहत प्रधानमंत्री स्तर की निगरानी के प्रभाव को स्पष्ट रूप से दर्शाती है और अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत करती है। तो देखा आपने प्रगति पहल के जरिए किस तरीके से विकास को गति लगातार मिल रही है। फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं TT न्यूज़ पर। लगातार आपको बता रहे हैं ना सिर्फ खबरें बल्कि एक और महत्वपूर्ण खबर। जी हाँ, आधुनिकता के इस युग में जहां टीवी, कंप्यूटर और मोबाइल हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गए हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश के मनाली में ऊंची घाटी के कई गांव 1.5 माह तक इन सब सुविधाओं से कोसों दूर रहेंगे। ये लोग ना तो टीवी देखेंगे, ना ही यहाँ पर मोबाइल की जो रिंग है यानी घंटी वो सुनाई देगी। देखिए खास रिपोर्ट। देवभूमि हिमाचल के प्राचीन मंदिरों से जुड़ा इतिहास व हमारी संस्कृति हमेशा से ही पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। आज आधुनिकता के इस युग में जहां टेलीविजन, मोबाइल हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गए हैं, वहीं इस दौर में प्रदेश की कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली में ऐसे गांव भी हैं जहां प्राचीन परंपराओं को संजोते हुए गांववासी अगले 1.5 महीने तक ना तो टीवी देखेंगे, ना ही मंदिर में पूजा अर्चना होगी और ना ही क्षेत्र में मोबाइल की घंटियां सुनाई देगी। आपको ये सुनकर शायद हैरानी हुई हो, लेकिन ये ऊंची घाटी का सच है। मनाली के साथ लगते गांव गौशाल व इसके आसपास के 8 गांव में देव आदेशों से अगले 1.5 माह तक इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। गौतम ऋषि के देव कारदार हरि सिंह व ग्रामीणों का कहना है कि मकर संक्रांति के बाद घाटी के देवता तपस्या में लीन रहते हैं। उन्होंने बताया कि यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी युवा हो या फिर यहाँ आने वाले पर्यटक सभी इस परंपरा का निर्वहन करते हैं। 14 जनवरी से 25 फरवरी तक रहेगा। उस दिन जो है देवता स्वर्गवास से लौट आएंगे और फागड़ी का उत्सव मनाएंगे।
देखो जी, जो यहाँ के लोग हैं उनको तो पता है, तो जो भी देव आदेश है वो पूरी तरह से पालन करते हैं। जो मैंने बताया कि टीवी, रेडियो, मोबाइल साइलेंट में रहेंगे, मिट्टी खुदाई नहीं होगी और भी फंक्शन नहीं होंगे, जैसे शादी-विवाह ये भी नहीं होंगे। तो जो बाहर से आए हुए हैं, तो उनको जो होटल वगैरह बने हुए हैं अभी, जो मालिक है उन्होंने जिन्होंने लीज़ पे दिए हुए हैं, मेरा उनसे यही निवेदन है कि वो आप अपने लीज़र को ये बताएँ, जो भी हमारा नियम है वो वैसे चलते रहे, जैसे पीछे भी हुआ है। 9 गाँव है, गुशाल हो गया आपका, शनाग, बुरुआ, मजाज, कुलंग, रुआड़, पलचान, कोठी और सोलंग से लेके। ये परंपरा इन्हीं 9 गाँव में मानी जाती है। इसमें ये होता है कि हमारा जो देवते हैं जो बोलते हैं कि स्वर्गवास पे या तपस्या पे जाते हैं और इन 42 डेज़ में किसी तरह का ऐसा शोर-शराबा साइलेंटली हम अपना काम करते हैं और पूर्ण रूप से ये मिट्टी का जो खुदाई है, मेनली जो हमारे काम बगीचे के वो भी नहीं करते हैं। वहीं देवता कार्तिक स्वामी मंदिर के पुजारी मकरध्वज शर्मा बताते हैं कि इस 1.5 माह के दौरान खेती से जुड़े कार्य भी प्रतिबंधित रहते हैं। उन्होंने बताया कि अब मंदिरों के कपाट फागली उत्सव के साथ ही खुलेंगे। देव आज्ञा और देव परंपरा जो यहाँ जो है सर्वोपरि है, तो सभी इसी के अनुसार चलते हैं। तो भगवान कार्तिकेय का मंदिर जो है सिमसा गांव में है, तो यहाँ पर जो है हर वर्ष की भांति जो है माघ संक्रांति के दिन जो है मंदिर बंद हो जाता है और फागुन संक्रांति के दिन जो है 1 महीने के लिए फागुन संक्रांति तक जो है मंदिर बंद रहता है। तो इस मंदिर बंद होने के दौरान जो है हमारे जितने भी देवता को मानने वाले 5 गांव हैं, 5 गांव के अंदर जो है सभी लोग देव आज्ञा का पालन करते हैं। 1 महीने तक जो है मंदिर में कोई एंटर नहीं करेगा। 1 महीने के बाद जो है फागुन संक्रांति के दिन फागली होती है, उस दिन मंदिर खुलेगा और उसके बाद जो है फिर जैसे पहले के नियमानुसार पूजा आराधना चलती रहेगी। निश्चित तौर पर देवभूमि की परंपराएं व संस्कृति अपने आप में अनूठी है। आधुनिकता के इस दौर में आज भी लोग देव आस्था से जुड़ी इन परंपराओं का श्रद्धा से निर्वहन कर रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए मनाली से सचिन शर्मा की रिपोर्ट। और मकर संक्रांति के अवसर पर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने पवित्र श्राइन में स्थित ऐतिहासिक प्राकृतिक गुफा को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया है। इस मौके पर विशेष पूजा और वैदिक मंत्रोच्चारण किए गए। प्राकृतिक गुफा जनवरी और फरवरी के महीनों में खोली जाती है, जब श्रद्धालुओं की संख्या कम होती है, जिससे भक्त प्राकृतिक गुफा का दर्शन कर सकें। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष उपायों की जानकारी देते हुए बताया कि वृद्ध और दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। 2026 के पहले 13 दिनों में लगभग 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं, जो पिछले साल की तुलना में अधिक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना दिवस पर सैनिकों को नमन किया है। पीएम ने एक्स पर लिखा कि सेना दिवस पर हम भारतीय सेना के साहस और पक्के इरादे को सलाम करते हैं। हमारे सैनिक निस्वार्थ सेवा के प्रतीक हैं, जो सबसे मुश्किल हालात में भी पक्के इरादे से देश की रक्षा करते हैं। उनके कर्तव्य की भावना पूरे देश में विश्वास और सम्मान की भावना जगाती है। हम उन लोगों को गहरे सम्मान के साथ याद करते हैं, जिन्होंने देश की सेवा में अपनी जान न्योछावर कर दी। और अपने संदेश के साथ ही पीएम मोदी ने इस अवसर पर एक वीडियो भी साझा किया। मातृभूमि की सेवा का ये अवसर बड़े सौभाग्य से मिलता है। ये सेवा आसान नहीं है। ये मातृभूमि को सर्वस्व मानने वाले मत वालों की साधना है। ये मां भारती के लाडलों लाडलियों उनका तप है, उनकी तपस्या है। कहीं ये साधना हमारे जवानों को उस हद तक तपाती है जहां हमारा देश का सैनिक फौलाद बनकर चमकता है। एक ऐसा फौलाद जिसे देखकर दुश्मन की रूह दहल उठती है। आपकी अटल इच्छा शक्ति, आपका ये अथाह शौर्य, पराक्रम की पराकाष्ठा, देश जब आपको देखता है
तो उसे सुरक्षा और शांति की गारंटी दिखाई देती है। दुनिया जब आपको देखती है तो उसे भारत की ताकत दिखाई देती है। ये है मेरी सेना का, मेरे सुरक्षा बलों का पराक्रम। मुझे गर्व है हमारे जवानों ने हर मुश्किल से मुश्किल मौके पर अपने इस सामर्थ्य को सिद्ध किया है। 15 जनवरी यह वो दिन है जब उन वीर जवानों के साहस, बलिदान और समर्पण को नमन किया जाता है जो देश की सीमाओं की रक्षा में हर पल तैनात रहते हैं। इस वर्ष सेना दिवस का विशेष महत्व है क्योंकि इसका आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया जा रहा है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। हर साल 15 जनवरी को पूरा देश भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को नमन करता है। सेना दिवस उस ऐतिहासिक दिन की याद दिलाता है जब 1949 में जनरल के.एम. करियप्पा ने भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला था। 7 दशक से अधिक समय बाद भी भारतीय सेना अनुशासन, साहस और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बनी हुई है। इस वर्ष जयपुर में सेना दिवस का आयोजन किया जाना राजस्थान की गौरवशाली सैन्य परंपरा को सम्मान देने जैसा है। वीर राजपूताना परंपरा और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ये भूमि सदियों से देश को बहादुर योद्धा देती आई है। आज की भारतीय सेना एक आधुनिक, सशक्त और तकनीकी रूप से सक्षम बल है। अत्याधुनिक हथियारों, आधुनिक तकनीक और कड़े प्रशिक्षण से लैस सेना हर तरह की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। बर्फीली पहाड़ियों से लेकर तपते रेगिस्तान तक दुनिया के सबसे कठिन इलाकों में तैनात भारतीय सेना भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा में अहम भूमिका निभा रही है। युद्ध के मैदान से आगे बढ़कर प्राकृतिक आपदाओं, मानवीय संकटों और अंतर्राष्ट्रीय शांति अभियानों में भी भारतीय सेना हमेशा आगे रहती है। सेना केवल सीमाओं की ही नहीं बल्कि नागरिकों के जीवन की भी रक्षा करती है। सेना दिवस पर उन वीर सैनिकों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने कर्तव्य से बढ़कर राष्ट्र के लिए बलिदान दिया। ये वीरता पुरस्कार हमें याद दिलाते हैं कि देश की सुरक्षा कितनी बड़ी कीमत पर सुनिश्चित होती है। जयपुर में हो रहे सेना दिवस समारोह के साथ ही पूरे देश को ये संदेश जाता है कि भारतीय सेना हर परिस्थिति में सतर्क, सशक्त और अडिग है। और अब आपको बता दें, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ऐतिहासिक जर्नी की अगर बात की जाए, जी हाँ, 15 जनवरी यानी आज आईएमडी अपने स्थापना का 150वां साल पूरा कर चुका है। इस ऐतिहासिक सफर के दौरान विभाग ने कई अहम जानकारी देकर लोगों की जान भी बचाई है। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में आईएमडी की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। 15 जनवरी 1875 का दिन भारत के लिए खास था। इसी दिन भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी की शुरुआत हुई। शुरुआत से लेकर आज तक आईएमडी ने मौसम विज्ञान के क्षेत्र में लंबा सफर तय किया है। करीब 150 सालों से यह विभाग मॉनसून की सही जानकारी देकर, चक्रवात और बाढ़ की समय पर चेतावनी देकर देश के करोड़ों लोगों की जान और रोजी रोटी की रक्षा कर रहा है। देश भर में फैली वेधशालाओं, उपग्रहों, डॉपलर रडार और आधुनिक तकनीक की मदद से आईएमडी जमीन, समुद्र और आसमान तीनों जगहों के मौसम पर लगातार नजर रखता है। आईएमडी की भविष्यवाणियां खेती, हवाई सेवाओं, आपदा प्रबंधन और जल संसाधनों जैसे कई अहम क्षेत्रों के लिए बेहद उपयोगी साबित होती हैं। जलवायु परिवर्तन और बढ़ते चरम मौसम के इस दौर में आईएमडी की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है, जो समय रहते चेतावनी और वैज्ञानिक सलाह देकर देश को सतर्क करता है। 1875 से आज तक भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भरोसे, सेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण का प्रतीक बना हुआ है, देश को हर मौसम के लिए तैयार करता हुआ। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और आपको बता दें, अमेरिका ने पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित 75 देशों के लिए अप्रवासी वीज़ा प्रक्रिया पर रोक लगाने की घोषणा की है। ये फैसला 21 जनवरी से प्रभावी होगा। विदेश विभाग ने कहा है कि इन देशों के अप्रवासी अमेरिका में कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेकर यहां आर्थिक रूप से भार बन जाते हैं। अमेरिका ने कहा कि जब तक अप्रवासी आर्थिक लाभ उठाना बंद नहीं करते, तब तक यह प्रतिबंध लागू रहेगा। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि कोई भी देश लाखों लोगों को शरण देने और उनकी शिक्षा तथा स्वास्थ्य देखभाल का खर्च वहन नहीं कर सकता। ट्रंप ने कहा कि अगले महीने की 1 तारीख से शरणार्थी शहरों को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। और खबर खेल जगत से आपको बता दें, इंडिया ओपन में खासतौर से आज प्री क्वार्टर फाइनल मैच खेले जाएंगे। अंतिम 16 में भारत की ओर से पुरुष एकल में किदाम्बी श्रीकांत, एच.एस. प्रणय और लक्ष्य सेन कोर्ट पर उतरेंगे। वहीं महिला एकल में मालविका बंसोड प्री क्वार्टर फाइनल में खेलेंगी, जबकि महिला युगल में तृषा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के इरादे से कोर्ट पर उतरेगी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे देखिए नया सवेरा।